हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 10 वर्ग 6 सब्जेक्ट अतीत से वर्तमान शहरी एवं ग्राम्य जीवन। इसी का अगला पार्ट है मौर्योत्तर काल का जो कुछ प्रमुख शहर था, उसी शहर का नाम हम लोग को जानना है। कुछ उत्तर भारत में शहर था, कुछ दक्षिण भारत में शहर था। तो ये कुछ शहर जो प्रमुख शहर थे उसका नाम जानना जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है। कुछ आधुनिक नाम दे देगा और बोलेगा कि आप बताएं कि मौर्योत्तर कालीन शहर इसमें से कौन सा नहीं था। इस तरह से सवाल पूछता है। तो ये नाम अगर हम याद रखेंगे तो हमको आसानी से समझ में आ जाएगा कि मौर्योत्तर काल का कौन सा शहर था और आधुनिक जो वर्तमान में शहर सब है वो कौन सा शहर है। तो चलिए, उत्तर भारत में मौर्योत्तर काल में जो शहर प्रमुख था वो है तक्षशिला, कौशाम्बी, श्रावस्ती, हस्तिनापुर, मथुरा, पाटलिपुत्र आदि। इसी प्रकार का और कई शहर थे जिसमें से प्रमुख शहर सब है, उसी का नाम अभी हम आपको बताए हैं। तो ये सब शहर जो था वो आप देखेंगे जब महाजनपद काल हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय भी इस स्थान का जिक्र हुआ था। तो वही सब शहर और ज्यादा डेवलप हो गया और विकसित हो गया, क्योंकि इस समय व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा था। तो व्यापार से क्या होता है, शहरीकरण का ज्यादा विकास होता है। तो शहर मुख्य रूप से आपको पता ही है शहर क्यों विकास करता है। गैर कृषि कार्य जो जहाँ ज्यादा होता है वही शहर का निर्माण होता है या शहर स्थापित होता है। तो ये सब क्षेत्र क्या था, तो व्यापार का मुख्य स्थान था, शिक्षा का मुख्य केंद्र था। तो इस सब कारण से व्यापार, शैक्षणिक गतिविधि, शिल्प का गतिविधि, उद्योग, इस सब प्रकार का काम होने के कारण ये सब शहर और ज्यादा विकसित किया। अब देखिए, हम लोग दक्षिण भारत के कुछ शहर का नाम जानेंगे, जिसमें से एक है टगड़। नाम याद रखिएगा, थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होगा। टगड़, पैठन, अमरावती, अरिकमेरू। तो ये सब जो शहर था, एक पुहार बंदरगाह हम लोग पढ़े थे, तो पुहार भी एक शहर हो गया था। तो एक पुहार हो गया, टगड़, पैठन, अमरावती, अरिकमेरू, पुहार। तो ये सब दक्षिण भारत का शहर है। इसमें से कुछ बंदरगाह शहर था, कुछ धार्मिक स्थल होने के कारण ये शहर बन गया था। तो इसको याद रखिए कि दक्षिण भारत में कौन कौन सा शहर था और उत्तर भारत में कौन कौन सा शहर था। अब देखिए, शहर का मुख्य कारण क्या था, व्यापारिक गतिविधि। तो लेन देन किस माध्यम से होता था उस चीज को हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे कि व्यापार क्या होता है और कैसे बढ़ता है। इस चैप्टर में, इस वीडियो में देखेंगे कि विनिमय का साधन क्या क्या था। आपके बुक में दिया हुआ है विनिमय के साधन। तो विनिमय का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। इसका मतलब होता है लेन देन, मतलब लेना और देना। आप मान लीजिए किसी दुकान में गए, चप्पल खरीदना है या मिठाई खरीदना है, तो आप मिठाई लेंगे तो आप लिए और बदले में आपको कुछ देना होगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, पैसा देते हैं, बदले में वस्तु लेते हैं। तो इसी को विनिमय कहते हैं। और विनिमय मतलब लेन देन, समझ गए। इसका साधन क्या क्या है, आप देखते होंगे कि गांव में पहले क्या होता था, वस्तु विनिमय की व्यवस्था थी, प्रथा थी। तो मतलब कि आपको मान लीजिए नमक लेना है, दुकान जाते थे, कुछ अनाज लेते जाते थे थोड़ा सा, और जो उसका कॉस्ट होता था अनाज का और उस नमक का जो कॉस्ट होता था उस को बराबर करके दुकानदार हम लोग को क्या करता था, सामान दे देता था। मान लीजिए 1 किलो चावल का दाम 18 रुपया हुआ और हमको 18 रुपया का उसको दुकान से कोई वस्तु लेना है, चाहे वो बिस्किट लेना हो, टॉफी लेना हो या कुरकुरे लेना हो, कुछ भी लेना हो। तो 1 केजी अनाज देंगे उसको, चावल देंगे, 18 रुपया उसका बन गया पैसा।
और 18 रुपया का उसे वस्तु ले लेंगे। अगर मान लेकिन अब क्या हो गया, अब हर जगह क्या होता है, कोई वस्तु लीजिए आप, उसके बदले में आपको पैसा देना होता है। तो अब लेन देन का अधिकांश व्यवस्था पैसा के माध्यम से हो गया। तो उस समय मौर्योत्तर काल में जो लेन देन का तरीका साधन था वो किस प्रकार का था, इस चीज को अभी हम लोग जानेंगे। तो मौर्य काल तक जो लेन देन का व्यवस्था था वो था आहत सिक्का से। आहत सिक्का यह एक सांकेतिक सिक्का होता था। इसका कोई निर्धारित वजन नहीं होता था, इसका कोई निर्धारित मूल्य नहीं होता था, लेकिन ये जिस शासक के द्वारा जारी किया जाता था उस शासक का इस पे मार्क चिन्ह होता था, पंच मारा हुआ रहता था, इसीलिए इसको इंग्लिश में पंच मार्क्ड भी कहा जाता है, इस सिक्का को, आहत सिक्का को, और हिंदी में आहत सिक्का कहा जाता है। तो ये सिक्का मौर्य काल तक चला, और मौर्य काल के बाद जो सिक्का जारी हुआ उसमें जारी करने वाले शासक का नाम, चिन्ह, तिथि, फिर कोई धार्मिक प्रतीक सब भी उसमें अंकित किया हुआ रहता था। तो उस समय से मौर्योत्तर काल से सिक्का इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत बन गया। और सिक्का में हुआ ये कि वैल्यू, सिक्का का वैल्यू होने लगा, क्योंकि सिक्का क्या हुआ तो एक निश्चित वजन से बनने लगा, और स्पेशली सोना का सिक्का मुख्य रूप से चलने लगा। तो सोना सबसे ज्यादा महंगा उस समय भी था और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था, और आज के जमाना में भी सोना का वैल्यू है। आज भी हम लोग जो तो विनिमय करते हैं तो उसमें जो मुद्रा का प्रयोग करते हैं, अगर मुद्रा वो मार्केट से हट जाता है तो जो इंसान के पास जितना लिखा हुआ पैसा है उसके बदले में आरबीआई उसको उतना गोल्ड देगी, अगर उस पैसा का वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो अभी भी हम लोग जो पैसा प्रयोग कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं बहुमूल्य धातु सोना से जोड़ के ही कर रहे हैं, सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर वो मुद्रा खत्म हो जाएगा, उसका प्रचलन बंद हो जाएगा, तो सरकार उसके एवज में उतना बहुमूल्य धातु देने का वादा करती है। हम लोग को लिखा हुआ देखेंगे आप लोग कि पैसा पे रहता है कि मैं धारक को इतना रुपया, जो इतना रुपया आपके पास है उतना रुपया देने का वचन देता हूँ। उस समय भी सिक्का या मतलब मुद्रा में गोल्ड का बहुत ज्यादा वैल्यू था। तो मौर्योत्तर काल में सबसे पहले सोना का जो सिक्का चलाया वो था हिंद यूनानी। हम लोग जिस विदेशी के बारे में पढ़े कि भारत आया था, वही हिंद यूनानी जो था वो सबसे पहली बार भारत में सोना का सिक्का जारी किया। तो आपसे पूछेगा कि भारत में सबसे पहले सोना का सिक्का किसने जारी किया, तो हिंद यूनानी ने जारी किया। और किस शासक के काल में सबसे शुद्ध सोना का सिक्का जारी हुआ, तो कुषाण किया। तीसरा सवाल पूछता है कि सबसे ज्यादा सोना का सिक्का, सबसे अधिक सोना का सिक्का किस शासक, किस वंश के शासक के काल में था, तो गुप्त वंश में, गुप्त वंश के या गुप्त काल के। तो गुप्त काल में सबसे अधिक सोना का सिक्का जारी किया गया। अब देखिए एक शीशा का भी सिक्का उस समय चला था मौर्योत्तर काल में, जो किसने जारी किया था, तो सातवाहन, जिसको हमने पढ़ाया था, पिछला वीडियो में पढ़ाया है कि सातवाहन वंश भी दक्षिण भारत से अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू किया था। तो सातवाहन सिक्का जो ये शीशा का सिक्का, तो सातवाहन शीशा का सिक्का किया था। इसको भी आप लोग जान लेंगे कि शीशा का सिक्का किसने जारी किया, तो सातवाहन। अब देखिए तो हम लोग देख लिए कि विनिमय के साधन क्या क्या थे, तो सिक्के सब थे, और सिक्के किस किस के द्वारा जारी किया गया था, इस सब चीज को अभी हम लोग जान लिए। तो कुषाण के जो कुछ सिक्के हैं
उससे पता चलता है, उस पे जो अंकित धार्मिक चित्र है उससे पता चलता है कि वो बौद्ध धर्म को मानने लगे थे। तो उस काल के सिक्के पे इसी से पता चलता है कि धार्मिक संकेत भी मिलने लगे थे। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि मौर्योत्तर कालीन ग्रामीण जीवन किस प्रकार था। हम लोग शहरी जीवन पढ़ लिए, अब हम लोग ग्राम्य जीवन पढ़ेंगे।